अच्छा टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं और आज का टॉपिक्स है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि प्लांट्स में कैसे नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था है, और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण और व्यवस्था के लिए यहाँ देखिए दो व्यवस्थाएं हैं। एक है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। प्लांट के केस में हम लोगों ने देखा था रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय को, और आज हम लोग देखने वाले हैं ये दोनों मेथड, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और तंत्रिकीय। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय प्लांट के केस में जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोग जान गए थे कि ये रासायनिक पदार्थ, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। प्लांट के केस में भी इसका स्राव हुआ था रासायनिक पदार्थों का, जो ऑक्सीजन वगैरह हम लोग देखे थे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन के केस में या फिर कोई वर्टिब्रेट है, मनुष्य में पाए जाने वाले और वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं और ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स देखने वाले हैं और उससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, हमारे शरीर में जो भी ग्रंथि होता है, ग्रंथि उसको कहते हैं जिससे हार्मोन्स निकलता है, मतलब विशेष प्रकार के रसायन निकलता है, और उस विशेष प्रकार के रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स जिस ग्रंथि से निकलता है उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड, एक ग्रंथि जिससे ये विशेष प्रकार के रसायन अर्थात हार्मोन स्रावित होता है, उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का अर्थ होता है इसमें नलिका नहीं होता है, इसमें कोई एक जगह से दूसरे जगह इसको पहुंचने के लिए कोई नली नहीं होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आप टंकी से पानी खोलते हैं तो टंकी से नल लगा रहता है, घर तक उसका पाइप आता है जहां आप नल खोलते हैं और पानी निकलता है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है। इसका जो स्राव है, इसका जो ये हार्मोन्स है, ये इससे स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से और डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिलने से क्या होता है, तो ये रक्त के साथ एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चला जाता है और जिस ऑर्गन पर इसको काम करना है वो अपना काम करता है, अर्थात कंट्रोल का काम ये करता रहता है। आपको हम यहाँ पर यहाँ लिख भी दिए हैं कि हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में होता है तथा इसका अल्प मात्रा, इसका थोड़ा सा मात्रा भी ये दूर स्थित अंगों को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। अब आइए, यहाँ पर लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि एक नलिका विहीन ग्रंथि है, और अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 6 ग्लैंड्स का चर्चा हम करेंगे, और ये है, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है पाराथायराइड ग्लैंड, चौथा है एड्रिनल ग्लैंड, पांचवा है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, और उसी के साथ में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो ओवरी एंड टेस्टिस, जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है अलग अलग, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो आइए हम लोग अब पहले हम लोग चर्चा करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आइए, अब यहाँ पर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड हमने यहाँ पर लिख लिया है, और अब आप देख सकते हैं सामने ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने लिखा है कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि ये आपको ये जो 4 हेड देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फिगर हमने बना रखा है, वैसे बहुत अच्छा फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये फिगर हमने ऐसे ही बना रखा है कि आपको हम समझा सके इसको। तो देखिए ये हमने लिखा है, ये आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे, ये जो जगह है, ये जो आपको ये रचना दिख रहा है, ये क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो 4 हेड पर ये दिख रहा है। ये अंदर में एक स्फेनोइड बोन होता है, एक स्फेनोइड बोन में कैविटी होता है, उसी कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो ये देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में होता है, उस ग्लैंड से होने वाले जो स्राव है, सेक्रीशन है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है।
अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख हार्मोन्स का चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग पहला लिखा है वृद्धि हार्मोन, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं या इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए। अगर बच्चे में अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अच्छे से स्राव न हो तो बच्चे की लंबाई में वृद्धि नहीं होगा और ऐसे स्थिति में बच्चे ड्वार्फिज्म से ग्रसित हो जाएगा, अर्थात बच्चा बौना हो जाएगा, उसका लंबाई नहीं बढ़ेगा। और अगर ज्यादा स्राव हो गया इसका, अगर बाल्यावस्था में अगर ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो गया तो ऐसे स्थिति में हड्डी बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, जिसको भीमकाय भी कहते हैं। यानी देखे होंगे महाभारत में भीम को बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, उसका लंबा चौड़ा होता है, तो उस स्थिति को जैगेटिज्म कहा जाता है। तो ये पुरुषों में होता है इस तरह से जैगेटिज्म। और यही सेम स्थिति महिलाओं में, लड़कियों में ये एक्रोमेगैली होता है। यहाँ भी इसका आकार जो है बड़ा दिखेगा, बॉडी लंबा चौड़ा दिखेगा और ये भद्दा दिखेगा, तो इसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। तो ये दोनों सेम केस हैं। अब ये ड्वार्फिज्म क्या हो गया कि लंबाई में जब वृद्धि नहीं हो पाएगा एसटीएच के कम स्राव के कारण या नहीं होने के कारण, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, अर्थात बौनापन आ जाएगा। तो आपने देख लिया वृद्धि हार्मोन को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है एसीटीएच, ये है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इसको यह नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला है जीटीएच, जिसको हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है जनन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है, मेल में भी और फीमेल में भी। ये एफएसएच हार्मोन हमने लिखा है जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से जीटीएच के साथ ये स्रावित, दो तरह से इसमें स्राव होता है, एक एफएसएच के रूप में और एक एलएच के रूप में। एफएसएच क्या है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल के केस में ये फॉलिकल जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, उसमें फॉलिकल पाया जाता है, उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और उसके फॉलिकल के वृद्धि में ये सहायक होता है एफएसएच हार्मोन। इसमें दूसरा है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है तो नर में टेस्टोस्टेरोन को और मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन को ये नियंत्रित करता है, उसके स्राव को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य है कि थायराइड से निकलने वाले जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके सेक्रेशन को नियंत्रित करना। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन को रिलीज करे। और ये है लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन को एलएच भी बोलते हैं और ये मादा में संतान उत्पत्ति के समय दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। अगला है एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, जो बॉडी में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है तो ये पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, काफी ये वाइटल हार्मोन्स होता है जो शिशु जन्म में सहायक होते हैं। मादाओं में जब शिशु जन्ना होता है उस समय में, गर्भकाल के अंतिम समय में ये हार्मोन्स सेक्रेट होता है, जिससे मादा के योनि चौड़ा हो जाता है और गर्भाशय का दीवार जो है वो अलग होने लगता है और ये शिशु को जन्म में, मतलब गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने लगता है और योनि को चौड़ा कर देता है, जिससे शिशु जन्म में सहायता होती है। तो इसलिए इसको शिशु जन्ने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और ये दुग्ध स्राव को, उसी समय दुग्ध स्राव की जरूरत पड़ता है तो दुग्ध स्राव को भी ये प्रेरित करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन वैसे इसका इंजेक्शन भी आता है, जब गाय या भैंस नहीं लगती है तो उस समय उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके भी दूध लिया जाता है।
लेकिन ये करना गलत होता है, ऐसा करना कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके चलते ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर रोक भी लग जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड। तो आइए अब हम पिट्यूटरी के बाद अगला जो हार्मोन्स है वो है थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये देखिए गर्दन के पास ये जो हमारा ये लैरिंक्स होता है, वोकल सैक जो होता है, उसके जस्ट नीचे ये ट्रैकिया होता है, यहाँ पर श्वास नली, और श्वास नली के दोनों तरफ बगल में ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। हमने लिख भी दिया यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलता है। और देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के लिए आयोडीन का होना बॉडी में आवश्यक होता है। अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन का सेक्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि आयोडीन का अगर बॉडी में कमी हो गया तो थायरोक्सिन का सेक्रेशन होना बंद हो जाएगा। और जब सेक्रेशन होना बंद हो जाता है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका आकार क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। इसका आकार बढ़ते बढ़ते इस तरह से ये लोब जैसा निकल जाता है, जिसको घेघा कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, घेघा। अंग्रेजी में इसको ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये एक बीमारी होता है ग्वाइटर। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ग्वाइटर किसके कमी से होता है, तो अब आप बता सकते हैं आराम से कि ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। आयोडीन का रोल क्या है, तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज होने में सहायक होता है। और आयोडीन अगर नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा, तो थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाएगा। ओके, अब आइए कि ये थायरोक्सिन और क्या काम करता है। तो थायरोक्सिन जो है ये सामान्य वृद्धि में सहायक होता है। ये वृद्धि बॉडी का जो लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा उसमें ये सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हृदय के पेशियों, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन जो होता है उसकी क्रियाशीलता को भी ये नियंत्रित करता है। कौन, तो थायराइड ग्लैंड। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए इसको। तो थायराइड ग्लैंड में जो अगर सिक्रेशन कम हो या ज्यादा हो तो इसके कारण आप देख रहे हैं कि कम होने से एक ग्वाइटर बीमारी हो गया। इसके अलावा और भी कई बीमारी है, जैसे बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म क्या होता है, तो क्रेटिनिज्म में देखेंगे कि बच्चे जो बढ़ते बढ़ते बड़ा तो हो गया लेकिन उसमें लक्षण बच्चा वाला ही होता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। फिर मिक्सीडेमा है, इस तरह ये भी थायरोक्सिन के कम स्राव होने से ही मिक्सीडेमा भी हो जाता है। उसके अलावा और भी कई बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड के कम सिक्रेशन या ज्यादा सिक्रेशन से होता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं पाराथायराइड ग्लैंड का। पाराथायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है पैराथायरोक्सिन। और ये देखिए थायराइड और पाराथायराइड दोनों आपस में एक साथ दिख रहा है। यहाँ पर ये है, ये जो दिख रहा है हमें यही है पाराथायरोक्सिन। और ये दोनों पाराथायरोक्सिन देखिए पड़ोसिया है, ये दोनों पड़ोसी है, एक साथ रहने वाला है। ये जस्ट थायराइड के नीचे पाया जाता है पाराथायराइड, और ये सेक्रेट करता है पाराथायरोक्सिन। ये पाराथायरोक्सिन क्या है, ये क्या करता है, तो ये रक्त में जो कैल्शियम का मात्रा होता है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, उसको ये कंट्रोल करता है। कौन, पाराथायरोक्सिन। तो ये हो गया पाराथायराइड के बारे में। अब हम तो ये नेक्स्ट जो हमारा ये ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, तो आइए ये देखिए ब्रीक के ऊपर में पाया जाता है। ये जो दोनों ब्रीक हमने बना दिया यहाँ पे, ये देखिए दोनों ब्रीक के ऊपर में ये पाया जाता है। और ये ब्रीक के ऊपर में पाया जाएगा। और ये इसका दो भाग होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। तो पहला जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, देखिए इसमें तीन तरह के ये हार्मोन स्रावित होंगे। एक होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा है सेक्स हार्मोन। तो ये देखिए पहला जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका काम होता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय को नियंत्रित करना और जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स नियंत्रण करना। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया। और अब देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, तो ये ब्रीक नलिका में जो लवण होता है उसका पुनर्अवशोषण करने में ये नियंत्रित करता है और शरीर में लवण की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। एक तो ब्रीक नलिका में ये लवण की मात्रा को जो पुनः अवशोषण होता है उसमें ये कंट्रोल करेगा, और दूसरा शरीर, पूरे शरीर में ये लवण की मात्रा को कंट्रोल करता है। और देखिए ये सेक्स हार्मोन है, ये क्या करता है, तो पेशियों और हड्डियों का परिवर्धन में सहायक होता है। बाह्य लिंगों पर बाल आना,
जो सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर है, द्वितीयक जो उसको गौण लैंगिक आचरण कहते हैं, उसको ये नियंत्रित करता है, यौन आचरण पर नियंत्रित होता है। तो ये सेक्स हार्मोन का काम हो गया। अब जो ये देखिए दूसरे भाग एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन क्या है, तो ये देखिए जब शारीरिक मानसिक तनाव, डर, गुस्सा वगैरह वगैरह का जब स्थिति होता है, एट रैंडम अचानक से डर हो जाता है, घबरा जाता है आदमी। जैसे आप जा रहे आप पीछे से कोई बोल दिया वाह वाह बोल दिया, आप डर गए कि अरे क्या हुआ, डर गए। अब क्या उस समय क्या होता है, आपका बाल देखिए शरीर पर का बाल खड़ा हो जाएगा और सांस तेज चलने लगेगा, धड़कन आपका तेज हो जाएगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये एपिनेफ्रिन आपके उस स्थिति को कंट्रोल करता है। वैसे स्थिति में ये एपिनेफ्रिन स्रावित होता है। और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या करता है, तो ये हृदय के धड़कन को ये नियंत्रित करता है, बीपी को बढ़ा देता है और रक्त में शर्करा को ये बढ़ा देता है। ये नॉरएपिनेफ्रिन का कार्य हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो देखिए लैंगरहैंस इसमें क्या है, तो साइंटिस्ट का नाम है और इसी ने सबसे पहले खोज किया था, इसलिए इसके नाम पर ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ गया। देखिए जो हमारे अमाशय के नीचे और छोटी आंत का जो पार्ट्स होता है डुओडेनम, उसके पहले पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। तो ये पैनक्रियाज में ही एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और ये देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बहुत ही वाइटल जो ग्लैंड है ये हमारे बॉडी का, ये क्या करता है, तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन हार्मोन ये क्या करता है, तो रक्त में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज का मात्रा होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है, यानी उस व्यक्ति को मधुमेह हो गया, जिसमें ये कंट्रोल इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो गया, शर्करा का मात्रा बढ़ गया। तो इस स्थिति में ये व्यक्ति को एक बीमारी हो जाता है। इस बीमारी को क्या बोलेंगे, मधुमेह यानी डायबिटीज। तो ऐसे व्यक्ति को अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उसके ब्लड का जो शुगर है वो कंट्रोल रहे, अन्यथा व्यक्ति उस बीमारी से मर भी जाता है। और ये डायबिटीज ऐसा बीमारी है जो ठीक नहीं होता है। कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हमेशा इंसुलिन का सुई लेता रहता है और वो अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में उस तरह से रखता है और तब तक वो ठीक रहता है। ये लाइलाज बीमारी है। अब आइए जनन ग्रंथियां, जो नेक्स्ट है हमारा वो है जनन ग्रंथियां, जिसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें दो तरह के ग्लैंड हो गए, एक ओवरी और एक टेस्टिस। ये ओवरी फीमेल में पाया जाता है, मादाओं में। और देखिए ये ओवरी से तीन तरह के जो हार्मोन्स है वो सेक्रेट होते हैं। एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन ये सभी ओवरी से ही निकलते हैं और एस्ट्रोजन का काम होता है कि जननांगों को विकसित करना और द्वितीयक लैंगिक आचरणों को नियंत्रित करना। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो ये क्या करता है, तो भ्रूण को गर्भाशय से संलग्न रखता है और बच्चे जो गर्भ में जो शिशु होते हैं, वो शिशु जब भ्रूण अवस्था से वो विकसित होते हैं तो उस समय उसमें प्लासेंटा का निर्माण होता है। तो ये प्लासेंटा के बनने में भी सहायक है प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन ये है शिशु जन्म में सहायक होता है। गर्भ में पल रहे बच्चा जब जन्म लेना होता है, जिस समय शिशु होने का टाइम आता है, उस समय रिलैक्सिन शिशु जन्म में सहायक होता है। रिलैक्सिन के स्राव से ये शिशु जन्म में सहायता होती है। और अब आइए मेल के केस में ब्रीशन, मेल में ब्रीशन पाया जाता है और इससे एक हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये मेल में द्वितीयक लैंगिक आचरणों को नियंत्रित करता है, अर्थात दाढ़ी आना, मूछ आना, है ना, ये सभी आवाज का भारी हो जाना, ये सभी इस हार्मोन के कारण कंट्रोल होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समन्वय, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है जंतुओं में,
तो इसको हम लोगों ने अच्छे से जाना। अगर आपको कहीं भी कोई कठिनाई अगर महसूस हो तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेंगे, आपका कठिनाई दूर हो जाएगा। और आपको अच्छा लगा हमारा आज का वीडियो तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।